हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। हम जो है तो रेडिएशन पढ़ रहे हैं। रेडिएशन चैप्टर में हमने कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है और कुछ क्वांटिटीज को हमने समझने की कोशिश की है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, उनके बीच में का रिलेशन। और फिर इसके पिछले लेक्चर में हमने जो है तो a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 के रिलेशन पर से भी कुछ कंक्लूजन निकाले थे और उसमें हमने जो है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी को इंट्रोड्यूस किया था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी में आपको याद होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी भी नाम है इसका। परफेक्टली ब्लैक और आइडियल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ये हमने इंट्रोड्यूस किया है और इसका हमने डेफिनेशन ये कहा है कि ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट हीट रेडिएशंस ऑन इट, उसको आप कहेंगे परफेक्टली और आइडियल ब्लैक बॉडी। और मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हम जैसा लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक जो होता है उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है, प्लैटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक क्योंकि ये अबाउट 97% हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 97% हीट, इंसिडेंट हीट को ये एब्जॉर्ब कर ले सकते हैं। तो ये हम थोड़ी बहुत इनको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरीके से कैविटीज जो होती हैं, कैविटीज होल्स जिसके अंदर हीट रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद वो वापस नहीं पलट सकती हैं, तो वो होल्स या कैविटीज वो भी ब्लैक बॉडी जैसा काम करती है। अब एक जो खास ब्लैक बॉडी है जो फेरी ने कंस्ट्रक्ट किया था, उस ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। तो फेरिस ब्लैक बॉडी देख रहे हैं हम, फेरिस FERRYS, फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसका वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से ये बनाई जाती है और ये इसकी वर्किंग कैसी है। इसके लिए मुझे लगेगा एक डबल वॉल्ड स्फेयर and it will have a small aperture for the heat radiations to be incident on the inner surface. So I am drawing the inner surface. So I have a double walled sphere having a hole which is called as aperture. So here the inner surface, this inner surface is polished, is inner surface. It is coated with lamp black, coating. Lamp black coating is done on the inner surface. This is the inner surface on which there is lamp black coating. So I am making it to visible to you, this lamp black. So this is the lamp black coating, inner surface, lamp black coating. And as I have said to you earlier, that this is double walled
double walled sphere, double walled sphere. This is the outer surface. This is polished outer surface. Polished surface. And as I told you that this is aperture, opening, aperture. And there is vacuum in the space between the two walls. So this is filled with vacuum. This is vacuum. And exactly opposite to the aperture, we have a conical projection here. A conical projection here. So that the heat radiation is incident, not normally. Otherwise, it will be reflected back along the same direction. So that's why this projection, this is called as conical projection. This is the conical projection. Conical projection. So here we have constructed a Ferris black body for which I required a double walled metallic sphere whose outer surface is polished so that it does not absorb unwanted heat radiations. The inner surface is coated with lamp black so that it absorbs all the heat radiations incident on it. So the inner surface is coated with lamp black. There is a small opening for the heat radiations to enter, and that small opening is called as aperture. And exactly opposite to the aperture there is a conical projection, so that the heat radiation is not normally incident. अदरवाइज अगर ऐसा होगा तो फिर हीट जो है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. इसलिए ये कोनिकल प्रोजेक्शन यहां पर इस पैशन में लगा हुआ है. अब यहां पर आप देखेंगे कि ये ओपनिंग के जरिए मैं इसको इस कोनिकल प्रोजेक्शन को थोड़ा इस तरह लेता हूं. ये कोनिकल प्रोजेक्शन दिस इज द कोनिकल प्रोजेक्शन. अब देखिए हीट रेडिएशन यहां से एंटर होगा. पार्ट्स के नाम याद रख लीजिए. डबल वॉल्ड स्फीयर, उसके बाद इनर लैम्प ब्लैक कोटिंग, इनर सरफेस इज with lamp black coating, outer surface is polished, vacuum between the two walls, small opening for the heat radiation to enter which is called aperture, and a conical projection to avoid normal incidence of heat radiation. Now this is the construction. This is the construction. Now we will go to the working. Now you will find that here the heat radiations will be incident on this conical projection. So on this projection the heat radiations will be incident. So I can say that this is incident radiation. Incident radiation. Incident radiant heat. Incident radiation. Heat radiation. Thermal radiation. It will be incident on this. And it will be reflected back on the inner wall which is lamp black coated. So that is why it will absorb, as I told you earlier, about 90% of heat, and some of the heat will be reflected back. Suppose the reflected heat is here, it will come, it will be incident on this part. And in this way, this part will again absorb the 90% of the heat, and this process, this phenomena will go on repeating. And suppose it will be incident on this part, and in this way, this process will continue. And at each time,
when the heat radiation is incident, 97% of the heat will be absorbed, and in few reflections almost all the heat radiations will be absorbed. Hence in this way this Paris black body is absorbing all the heat radiations. So you can see that through the aperture the heat radiation is entering, it is incident on the conical projection. This is the conical projection, it will be reflected on the inner coating, it will absorb 97% and remaining will be reflected, और फिर वो रिमेनिंग रिफ्लेक्टेड जो है तो वापस से दूसरे पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी, फिर वो जो 3% बच्चा था उसका 97% अमाउंट ऑफ हीट यहां पर एब्जॉर्ब होगी, 3% रिफ्लेक्ट होगी. इस तरह से आफ्टर ए few number of reflections almost all the heat radiations will be absorbed and heat will not come out. So in this way this is the working of Paris black body. So we have done the construction and the working of this Paris black body, and now the effective area of the aperture, this effective area of the aperture will be considered as to the area of black body. Area of black body. This is the effective area. The aperture area gives you the area, effective area of the black body. So now earlier we have seen that when the heat is absorbed, then the body in the cooler surrounding will start emitting the heat radiations. So after absorbing the heat, this body has to radiate. Now the next point is radiation, emission of heat radiation. Emission of heat radiation. Let's see what we have in emission. इमिशन का मतलब होता है जो हीट एब्जॉर्ब की गई है अब वो उसको इमिट भी करेगा अगर वो कूलर सराउंडिंग में आ जाएगा तो इमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस, ये अपना अगला पॉइंट है. इमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस. तो एब्जॉर्ब्ड हीट को इमिट करना पड़ेगा. सराउंडिंग अगर कूलर रहेगा, कम टेम्परेचर पे रहेगा, तो इसको समझने के लिए हम एक थ्योरी की मदद ले सकते हैं जो प्रपोज की थी पेरी प्रीवोस्ट ने. तो उसको कहते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. प्रीवोस्ट theory of heat exchange, heat exchange. तो इस पॉइंट में हम ये देख रहे हैं प्रीवोस्ट थ्योरी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. अब ये थ्योरी क्या कहती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा. एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन. तो एक बॉडी और उसके एतराफ में उसकी सराउंडिंग, ये एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज करेंगे. और हम ये नॉर्मल एक्सपीरियंस करते हैं कि गर्म बॉडी अगर रही, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, तो ये जो बॉडी है जो हाई टेम्परेचर पर है, इट विल रेडिएट हीट and its temperature will come down, fall down. If the body is cool and the surrounding is hot, then the heat will be received by the body and the temperature of the body will increase. So what is happening? यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग. एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, तो यहां पर हीट की लेन देन होगी. तो प्रीवियस अपनी थ्योरी में यह कहता है कि ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स अबाउट 0 डिग्री केल्विन रेडिएट थर्मल एनर्जी
and at the same time they absorb radiation received from the surrounding. वो ये कहता है कि हर बॉडी हीट रेडिएट करेगी at all temperatures except 0 डिग्री केल्विन. यानी कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा है तो देन द बॉडी विल रेडिएट हीट टू द सराउंडिंग. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एट द सेम टाइम इट विल एब्सॉर्ब रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. देखिए, एक होता है एब्सॉर्प्शन और दूसरा होता है इमिशन. प्रिवोस्ट की थ्योरी का पहला पॉइंट, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का पहला पॉइंट, ऑल bodies radiate heat at all temperatures, radiate heat at all temperatures above 0 degree Kelvin, absolute zero temperature. इसका मतलब ये हो रहा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा है तो देन द बॉडी विल रेडिएट हीट. सेकेंड पॉइंट, all bodies will absorb heat radiations from the from their surroundings. अपने एतराफ से वो हीट एब्सॉर्ब करते हैं, अपने एतराफ को, अपने सराउंडिंग को हीट रेडिएट भी करते हैं, इमिट भी करेंगे और एब्सॉर्ब भी करेंगे. अब ये जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड है पर यूनिट टाइम, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस पर, ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, ये डिपेंड करेगा एरिया पर. ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. यानी कि मटेरियल ऑफ द सरफेस, वो बॉडी का सरफेस कैसा है, उसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है और उस बॉडी का एरिया कितना है. तो ये तीसरा, हीट रेडिएशन, हीट इमिशन depends on material of the body, I can say surface material of the body, its surface area and surrounding temperature. इन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगा. ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में. अब देखिए, अगर हॉटर बॉडी है, चौथा पॉइंट मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसके अंदर, अगर हॉटर बॉडी है तो द रेट ऑफ इमिशन विल बी मोर एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी लेस. For hotter bodies, number 4, for hotter bodies, body at high temperatures, hotter bodies, rate of emission is greater than rate of absorption. So the temperature of the body will decrease. So its temperature will decrease, which decreases the temperature. टेम्परेचर कम होने लगेगा उनका. और अगर इसका अपोजिट केस लिए हमने कि अगर बॉडी एट लो टेम्परेचर है, कूलर है,
for cooler bodies. So rate of absorption will be greater than rate of emission. Now if I say that the body and the surrounding are at same temperature, neither you can say that the body is hotter nor you can say the body is cooler with respect to the surrounding. If suppose the temperature is same, then the rate of absorption will be equal to rate of emission. Such a condition is called as thermal equilibrium. ये भी मैंने आपको बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है. देखिए, अगर बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो उस वक्त रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. जितना रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन रहेगा उतना ही रेट ऑफ इमिशन भी रहेगा. सेम रेट ऑफ इमिशन. यहां पर एक ग्रेटर और ये ग्रेटर था, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पर अगर बॉडीज है और अगर रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन है, then the body is said to be in thermal equilibrium with its surrounding. Now we should know that if the bodies are at room temperature, so they radiate thermal radiations which correspond to wavelengths which are longer than the visible wavelengths. Hence we are not able to see such thermal radiations. They are not visible to us. So if the body is at lower temperature, at room temperature, the thermal radiations which are observed, their wavelength is longer than the visible wavelength. Hence we can't see them. And if we increase the temperature, shorter wavelengths are emitted, and we can see those radiations which come in the visible range. And suppose we have increased the temperature of the body beyond 3000 degrees Celsius, you will find that the body becomes white hot. The filament of tungsten lamp appears white hot as its temperature is above 3000 degrees Celsius, or it is around 3000 degrees Celsius. So what we conclude is that all bodies, they radiate electromagnetic radiation when temperature is above the absolute zero temperature. तो अभी मैंने जो बोला हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर थर्मल हीट रेडिएशन बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इमिट करना ही है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आना ही है, तो वो जो इमिशंस रहेंगे, अगर आपने उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा बड़ा किया, यानी कि समझ लीजिए आपने 800 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, 800 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, रूम टेम्परेचर पर रखे या उससे थोड़ा बड़ा है, 800 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, तो वहां पर भी इमिशन होगा. बॉडी के जरिए हीट रेडिएशंस का इमिशन होगा, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते. क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ विजिबल वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ है, तो इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देते हैं. यानी कि एट रूम टेम्परेचर टिल 800 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो देन वी विल गेट इमिटेड वेवलेंथ्स विल बी longer wavelengths. किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? ये longer wavelengths then visible wavelengths.
और अगर टेम्परेचर हमने और बढ़ा दिया तो आप देखेंगे कि विजिबल रीजन में भी आ जाता है। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, समझ लीजिए कि आपने टेम्परेचर उसका 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके चले गए, तो देन द पार्ट ऑफ द एनर्जी इमिटेड इज इन द विजिबल रीजन एंड द बॉडी अपीयर्स रेड इन कलर। रेड इन कलर एट हायर टेम्परेचर, at high temperatures, at high temperatures. So we will get visible wavelengths, visible wavelengths, and maybe the body will become red hot. जैसा लोहा है, लोहे को आपने हीट देते गए पहली तो आपको फिर उसके कलर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि वो लाल हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, इट विल बिकम रेड। और अगर हमने एट 3000 डिग्री सेल्सियस एंड अबव ले लिए, एट 3000 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, you will see that the body will become hot, so much hot that it now becomes white. It becomes white in color. So the conclusion from my discussion is, if you relate the Prevost theory of heat exchanges and compare the temperature and the emitted wavelengths, we come to the conclusion that the bodies, they radiate thermal radiations. Maybe they may be in the visible region, they may not be in the visible region. यानी कि लोअर टेम्परेचर पर इनविजिबल रीजन में आ जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, थर्मल रेडिएशंस हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है विजिबल रीजन की वेवलेंथ से। फिर अगर टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिए तो आपको थोड़ा विजिबल रीजन में दिखेगा, फिर और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो आपको रेड होते हुआ दिखाई देगा सब्सटेंस, और अगर और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो वो व्हाइट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि बॉडीज रेडिएट heat at all temperatures, emit heat at all temperatures when the temperature is above the absolute zero of temperature. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आपको लेकर आना चाहता हूं कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ए बॉडी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, amount of heat radiated depends on amount of heat radiated, emitted, depends, amount of heat radiated depends, देखिए मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं, depends on तो पहला पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कैपिटल टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सेकेंड फैक्टर द नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी में हम बोलेंगे कि मटेरियल किसका है, किस टाइप का मटेरियल है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। थर्ड इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, capital A, and it also depends upon the time for which the heat is being radiated, the duration for which body emits radiation। तो ये मैंने देखा चार फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, चार फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर of the body, absolute temperature of the body पर डिपेंड करेगा, कैपिटल T। secondly it will depend upon the material of the body, मटेरियल किससे बना है, मटेरियल ऑफ द बॉडी। थर्ड पॉइंट it will depend upon the surface area of the body, surface area capital A of the body, and last
the time for which it is emitting the heat, time t taken for radiation ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स पर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी, थर्ड सरफेस एरिया A of the body, and fourth time T taken for radiation. एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो हीट इमिट ज्यादा होगी, फिर मटेरियल अगर चेंज कर दिया तो रेडिएंट हीट का अमाउंट चेंज करेगा, अगर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, मटेरियल चेंज तो उसकी अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड अलग अलग रहेगी, मटेरियल टू मटेरियल इट विल चेंज. Thirdly, the surface area of the body, the surface area on which the heat is being radiated, emitted, उस पर डिपेंड करेगी और वो कितने वक्त के लिए हीट रेडिएट कर रहा है. अब मैं क्या करूंगा, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके एक नया टर्म मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसको कहते हैं इमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर. इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर. नई क्वांटिटी में डिफाइन करने जा रहा हूं, उसका नाम है रेडिएंट पावर और इमिसिव पावर. इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल आर से. याद रखिए ये आगे हमको काम देगा. तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. इट इज डिफाइंड एज the amount of radiant heat emitted as the amount of radiant heat emitted per unit time, per unit area, per unit time and per unit area यह है डेफिनेशन इमिसिव पावर का. इमिसिव पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड per unit time and per unit area. Now if suppose Q is the heat emitted in time t by a body of area A, by a body of surface area A, तो फिर उस बॉडी का, बाय बॉडी ऑफ सरफेस एरिया A, उस बॉडी का इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर क्या रहेगा. डेफिनेशन बोल रहा है अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया. तो इसको हम लिखेंगे R से. ये केस हमने कंसीडर किया तो हमको क्या लेना है, हीट इमिटेड Q अपॉन ये तो टाइम T और एरिया A से इमिट हुई है, लेकिन अगर इस हीट को
जो टोटल हीट इमिटेड है उसको अगर हमने एरिया ए और टाइम टी से डिवाइड कर लिया तो देन दैट विल गिव मी द इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर ऑफ दैट बॉडी। सो रेडिएंट पावर का फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू Q अपॉन AT। Q है अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, A है एरिया ऑफ द बॉडी और T है टाइम। ये डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर का फॉर्मूला डिराइव किया है। अब फॉर्मूले पर से हम यूनिट और डायमेंशंस भी निकाल ले सकते हैं, इसके यूनिट और डायमेंशंस भी निकाल ले सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए यहां पर R इज इक्वल टू Q अपॉन AT, ये हमारा फॉर्मूला है। हम SI यूनिट निकालना चाहते हैं, इसका SI यूनिट ऑफ R। I hope it is visible. Yes, it is. So SI यूनिट ऑफ R, तो आप देखेंगे Q हम गिनते हैं जूल में, ये जूल देखिए, ये Q के लिए जूल पर डिवाइडेड बाय ये अपॉन एरिया हम लेते हैं मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में रहेगा और T रहेगा सेकेंड में, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और हम जानते हैं कि जूल पर सेकेंड जो है, जूल पर सेकेंड ये होता है वैट, तो मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं वैट पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। उसी तरीके से हम इसका CGS यूनिट निकाल सकते हैं, CGS यूनिट ऑफ R। तो यहां पर Q के जगह लेना पड़ेगा अर्ग पर, एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम रहेगा सेकेंड। इस तरह से हमने इसके यूनिट निकाल लिए। अब हम इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अब हम इसके डायमेंशंस भी बना सकते हैं। इमिसिव पावर के डायमेंशंस फॉर्मूले से ही बनेंगे, यूनिट भी फॉर्मूले से ही बनता है। यूनिट हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसके डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ R, जो कि मैं बोल रहा हूं इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर, डायमेंशंस R, डायमेंशंस कभी भी ऐसा बॉक्स में लिखते हैं। तो R इज इक्वल टू Q यानी वर्क एनर्जी, तो ये होता है M1L2T-2 अपॉन एरिया होता है L2, और ये जो T है ये टाइम का है T1। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस। सो व्हाट यू विल गेट इज M1, L will become 0 and T will become -2. So these are the dimensions of capital R, L0, M1 and T⁻³ आएगा, क्योंकि ये -2 है, ये ऊपर जाके -1 होकर, सॉरी ये -3 हो जाएगा, -3। ये डायमेंशंस आ गए। अब ये पूछा जाएगा कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द इमिटिंग सरफेस पर डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पर और उसके एरिया पर, और टाइम फॉर विच इट इज इमिटिंग द हीट। तो एट ए गिवन टेम्परेचर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम इमिसिव पावर। देखिए इन जनरल बॉडीज के इमिसिव पावर में अगर आप बॉडीज को कंसीडर करें तो ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया फेरिस ब्लैक बॉडी, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, फेरिस ब्लैक बॉडी का। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, जिसमें मैंने मेन जो थ्योरी है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, इसकी हमने स्टडी की, मैंने उसके पॉइंट्स आपको लिखाया हूं। फिर मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट किस पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन सारे फैक्टर्स को हमने मिलाया तो हमने एक नई क्वांटिटी को यहां पर स्टार्ट किया, उसका नाम था इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। इसका भी डेफिनेशन, इसके यूनिट और इसके डायमेंशंस हमने देखे हैं, और सबसे ज्यादा इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का रहेगा, ये भी हमने कंक्लूड किया। बाकी सारे बॉडीज का, अदर देन ब्लैक बॉडीज का इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के पावर से, इमिसिव पावर से कम रहेगा।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी और किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. तो होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो. Like and share this video, subscribe to our YouTube channel Amjad Academy, and enjoy all the lectures of all subjects: physics, chemistry, maths and biology. Inshallah we'll continue.